गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और सोशियोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए भारतीय ग्रामीण जीवन के आधारभूत लक्षण यानी कि इंडियन रूरल सोशियोलॉजी के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहला जो बेसिक इसका आधारभूत लक्षण है वो ये है कि कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय मतलब कि भारत में जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि व्यवसाय में लिप्त है। कृषि व्यवसाय यानी कि प्राइमरी सेक्टर के जॉब्स। प्राइमरी सेक्टर के जॉब्स में क्या आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर आ जाएगा और एग्रीकल्चर अलाइड जो भी जॉब्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग भी आएगा आपका। तो इन सारे क्रियाकलापों से जो ग्रामीण जनता होती है वो इसमें कार्यरत होती है, कार्य कर रही होती है। अभी भी जो भारत का जो 74.28 जो पॉपुलेशन है वो जो है वो कृषि में ही इन्वॉल्व है। ये इसका पहला फीचर हुआ। दूसरा जो फीचर है वो ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवसाय होते हैं उनमें विशेषीकरण का यानी स्पेशलाइजेशन का अभाव होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो मेनली कृषक होते हैं, लेकिन टाइम आने पर अगर उनको कुम्हार का काम बोला जाए तो वो कुम्हार का भी काम कर लेंगे, चमड़े का काम करने के लिए बोला जाए तो चमड़े का भी काम कर लेंगे, खुद से नदी भी खोद लेंगे, खुद से नहर भी खोद लेंगे। मतलब कुछ जो छोटा छोटा काम है जिसके लिए शहर में खास लोग होते हैं, खास सर्विसेज दी जाती हैं, उसके लिए वो लोग गाँव के जो लोग होते हैं वो सब काम कर लेते हैं। और इन सब काम करने के चक्कर में कोई भी स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाता है। तो जैसे कि महिला होती है, महिला का कार्य बच्चों को भी देखना हो गया, खाना पकाना हो गया, फिर बाहर जाके खेतों में भी काम करना हो गया, सब कुछ वो कर रही है। लेकिन शहरों में क्या होगा, अगर कोई महिला कार्य करने जा रही है, उसे बच्चे को पालना है, तो अगर वो चाहे सर्विसेज लेना बाहर से तो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं कि आप वो आपके बच्चे को देखभाल करेंगे या फिर घर पे आके आप खाना पका देंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि हेल्प शहरों में आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध होता है। लेकिन गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं होती, वहाँ इंसान को कभी कभी हर काम में ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है संयुक्त परिवार की प्रधानता। इसका ये मतलब हो गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिकतर जो लोग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो हमेशा संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ ये हो गया कि माता पिता बच्चे, साथ ही साथ उनके चाचा मामा दादा दादी सभी लोग रहते हैं, तो उस परिवार को क्या बोला जाता है, संयुक्त परिवार। लेकिन अगर कोई माता पिता और बच्चे ही सिर्फ रह रहे हैं या पति पत्नी रह रही तो उस परिवार को न्यूक्लियर परिवार बोला जाता है। या फिर अगर माता पिता बच्चे रह रहे हैं और कुछ उनके रिलेटिव्स हैं जो थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो उस फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली बोला जाता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गाँव में जो सर्वाइवल का जो तरीका होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो बेसिकली कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है कि हाँ शहर के जैसा नहीं है कि हाँ मैं इस रोज़गार में हूँ तो मैं ऑफिस गई और मैं काम करके वापस आ गई। कृषि क्षेत्र में बहुत सारा श्रम का ज़रूरत होता है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए एक ही परिवार के जो बहुत सारे लोग होते हैं वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन शेयर करते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, रिचुअल सब कुछ एक ही मानते हैं। चौथा पॉइंट है प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका नेचर से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अधिकतर कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि जो है वो मॉनसून पे निर्भर करती है। तो जो कृषि है वो वर्षा है, पानी है, धरती है, हवा है, इन सब चीज़ों पे जो फसल होती है, सूर्य की कितनी किरण आ रही है, फसल कब पकेगा, तो मतलब उनका जो रोज़गार है वो डायरेक्ट जो है वो नेचर से जुड़ा है। इसीलिए जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी नेचर से बहुत ही जुड़ाव महसूस करते हैं। नदी को देवता मानते हैं, सूर्य को देवता मानते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव से पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये जो इनकी निकटता है ये बहुत ही देखी जा सकती है।
अगर रिलीजन आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक टोटेम है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो टोटेमवाद भी मानते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने नदी कुछ कुछ लोग होते हैं, खास ग्रुप्स होते हैं, अगर उन्होंने अपना टोटम नदी को माना है तो वो नदी उनके लिए बहुत पवित्र होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती थी वो नेचर से बहुत ही जुड़े होते थे। जैसे जैसे सिंपल सोसाइटी से हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये जो रिलेशन है ह्यूमन और नेचर का वो थोड़ा कम होता जाता है। शहर के तरफ अगर हम जैसे जैसे एडवांस सोसाइटी की तरफ जाएंगे तो शहरों में हम लोग देख सकते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ना कि नेचर पे। जैसे बड़े बड़े शहरों में जो रिसर्च वर्क होते हैं, तो जैसे आर्टिफिशियल रेन करवाना, तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली बहुत सारी वो चीज़ें करवा लेते हैं और ठंड में हीटर बना करके गर्मी ले लिया। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो वैसा नहीं करते हैं, वो नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। पांचवा जो फीचर है वो है जनसंख्या का कम घनत्व। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का डेफिनेशन ही देखते हैं तो हम लोग मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ही सबसे जो छोटा होता है एरिया उसको ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद नगर, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ऐसे ऐसे फिर वो बढ़ते जाता है। अगर रूरल एरिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा फिर तो वो नगर बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। साथ ही साथ यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पाया जाता है। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता है। जैसे कहा भी गया है कि अगर नगर का जीवन देखें तो वो बिल्कुल केतली में उबलती हुई चाय के जैसा है, और अगर गाँव के जीवन को देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि घड़े में रखे ठंडे पानी के जैसा नगरीय ग्रामीण जीवन है। तो केतली में क्या होता है कि केतली में चाय हमेशा बॉयल होता रहता है, उसमें हलचल होता है। लेकिन अगर घड़े में देखें कि ठंडा जो शीतल जल है वो शांत रहता है। तो जो घड़े का पानी है उसका जो कंपैरिजन है वो ग्रामीण क्षेत्र के जीवन से किया गया है, और शहरी जो क्षेत्र का जीवन है उसको केटल में रखे टी से किया गया है। छठा जो हमारा आधारभूत लक्षण है वो है सजातीयता। सजातीयता का अर्थ हो गया कि सभी लोगों लगभग एक ही जैसा सब कुछ मानते हैं, धर्म एक ही मानेंगे, रीति रिवाज एक सा होगा, उनका रहन सहन खान पीन का जो तरीका होता है वो लगभग सब सिमिलर ही ये करते हैं, मानते हैं। तो बहुत ही सिमिलैरिटी देखी जाती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में। सातवां जो फीचर है वो है अधिक स्थायी जीवन। मतलब उनका लाइफ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा हलचल नहीं चाहते। जैसा अभी मैंने आपको बताया, रोज़गार चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो सदियों से चली आ रही है वो बहुत उसी को आगे परंपरागत तरीके से वे अपना जीवन जीते हैं। जो धर्म मान रहे हैं वो धर्म मानते हैं, कोई नया परिवर्तन नहीं चाहते हैं, नया टेक्नोलॉजी यूज़ करने में बहुत डरते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो बचते हुए जो उनका पुराने ज़माने का जो जीवन है वो जीना चाहते हैं, जिसमें कि वो खुद को स्थिर पाते हैं। अगला जो पॉइंट है, जो आठवां पॉइंट है, वो है सामाजिक गतिशीलता में अभाव। यानी कि सोशल मोबिलिटी जो ग्रामीण क्षेत्र की होती है वो वहाँ लैक करता है। क्यों लैक करता है? क्योंकि शिक्षा वहाँ नहीं पहुँच पाई है। और अभी जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया, इसके पहले वाले पॉइंट में, कि वो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, जल्दी कोई परिवर्तन नहीं चाहते, जल्दी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर हाई यील्ड का सीड्स भी आएगा तो उसको भी वो बहुत बारी सोचेंगे और देखेंगे कि हाँ बगल वाले ने यूज़ किया तब यूज़ करेंगे, नहीं तो वो नया इनोवेटिव कोई काम नहीं करना चाहते, वो स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। इसलिए मोबिलिटी की भी जो संभावना होती है वो भी कम होती है, क्योंकि आपको अगर शिक्षा ना मिले और अपॉर्चुनिटी का आप लाभ ना उठाएं तो आप कैसे मोबिलाइज होंगे। तो वही चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वहाँ मोबिलिटी का जो रेट है इसीलिए कम पाया जाता है। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में
संभावनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि डेवलपमेंट कम हुआ है तो वहाँ प्रचुर मात्रा में संभावना है डेवलपमेंट होने का। जहाँ डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया है वहाँ पर डेवलपमेंट अगर हम और करना चाहें तो वो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जहाँ पे एकदम नहीं हुआ है और अगर वहाँ हम डेवलपमेंट करना चाहें तो हमारा स्कोप बहुत बड़ा होता है डेवलपमेंट कराने का, हमारा मार्केट बहुत बड़ा होता है और संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं वहाँ। 9वां जो विशेष लक्षण है वो है जाति प्रथा का महत्व या जाति व्यवस्था का महत्व। अभी भी जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता पर बैन लगा दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है। अगर कोई भी इस चीज़ को मानता है तो फिर उसको सज़ा हो सकती है, सज़ा का प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनमें शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी के कारण पे थोड़ा अभी भी मानसिक तौर पे जाति पाति को बहुत वैल्यू देते हैं। जैसे उनमें भी देखा जा सकता है कि खान पीन में वो अभी तक प्रतिबंध मानते हैं। जैसे शहरों में तो देखा जा सकता है कि शादी में अभी तक शहरों में भी इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम होता है, लेकिन खान पीन में छूट वो लोग बरतते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी क्या होता है कि खान पीन में भी वो लोग नहीं बरतते हैं, उस पे भी जो खान पीन के ऊपर प्रतिबंध है या फिर साथ रहने में जो प्रतिबंध है वो ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। या फिर पेशा अगर आपको बदलना है तो इस पे भी ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी कई हर्डल्स का सामना करने के बाद ही कोई इंसान अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को चेंज कर पाता है। 10वां जो पॉइंट है वो है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक विचारों की प्रधानता मानी जाती है। जैसा कि अभी बताया कि जाति भी वहाँ माना जाता है और धर्म भी वहाँ प्रचुर मात्रा में लोग वहाँ मानते हैं। और जो धर्म होता है वो कभी कभी अंधविश्वास की सीमा तक भी चला जाता है, जैसे बलि देना या जैसे जानवरों की बलि देना या फिर अन्य कोई इस तरह से वहाँ रूढ़िवादिता मानी जाती है। लोग रूढ़िवादी होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आता है तो जैसे मान लीजिए अकाल आ गया या बाढ़ आ गया जो गांव में अधिकतर आता है, तो उसके पीछे ये कोई शैतानी शक्ति का हाथ मानते हैं या फिर लगता है उनको कि ईश्वर खुश नहीं है हमसे, तो लोग शिक्षा की तरफ ना जा कर के, लोग उसके सही उपाय की तरफ ना जा कर के लोग ईश्वर को खुश करने में लगते हैं। हालांकि धार्मिकता और नैतिकता एक हद तक सही है, लेकिन एकदम से अंधविश्वास के तरफ चले जाना ये डेवलपमेंट में बाधक है। जो अगला पॉइंट है वो है 11वां पॉइंट, और 11वां पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे महिलाओं की स्थिति पे। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनकी स्थिति काफ़ी निम्न होती है नगरों की अपेक्षा। तो सबसे ज़्यादा जो धार्मिक रीज़न है या फिर जो हमारा सांस्कृतिक कारण है, कोई भी कारण है, तो इसके वजह से जो महिलाओं को जो कार्य दिया गया है वो घर के अंदर का कार्य दिया गया है। महिलाओं को किचन संभालना, पुरुष की सेवा करना, बच्चों को बड़ा करना, ये सारे जो काम हैं वो महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। अगर महिला आजकल तो रिजर्वेशन भी दिया गया महिलाओं को पंचायती राज में, या फिर नौकरियों में महिलाओं को लिया जाता है, किसी किसी में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान होता है, किसी किसी रोजगार में। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो समाज, घर के बाहर निकल करके समाज में अब बढ़ने लगा है। बिहार सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को जॉब में प्रदान किया है। इसका भी बेनिफिट दिखने को मिलता है। अगर पहले कुछ महिलाएं ही ये जॉब में जाती थी तो उनका वहाँ भी शोषण होने का ज़्यादा चांसेस होता था, लेकिन अगर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दिखेंगी तो महिलाओं में कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ेगी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला दूसरे महिला का शोषण ना करे, लेकिन हाँ, महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो घर के अंदर जो शोषण होता था उससे लड़ने का बल महिलाओं को मिलेगा अगर वो आर्थिक रूप से या राजनैतिक रूप से अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो 12वां जो पॉइंट है वो है भाग्यवादिता, यानी कि भाग्यवादिता और अशिक्षा।
और शिक्षा की वजह से भी भाग्यवादिता हो सकती है। तो भाग्यवादिता मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि अच्छा ये काम इसके वजह से रुका है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, या फिर अगर ईश्वर को देना होगा तो वो देंगे ही, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, अगर मेरे भाग्य में होगा तो। ऐसी जो बातें हैं उसे ही भाग्यवादिता कहा जाता है। लोग कर्मठता नहीं दिखाते, हाँ कि मुझे पाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे गांव छोड़कर शहर जाना है, या फिर अगर हम पढ़ लिख करके शहर चले गए हैं, वहाँ बहुत कुछ अचीव कर लिए तो वापस आ कर के गाँव का डेवलपमेंट करें, मतलब ये सभी सारी चीज़ों का अभाव है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है भाग्यवादिता। भाग्यवादिता की वजह से आलस भी उत्पन्न होता है। हालांकि गांव के लोग आलसी नहीं होते, कि कृषि करना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है, और लेकिन वही है कि भाग्यवादिता की वजह से उनका जो और विकास होना चाहिए वो विकास का जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध होता है। लेकिन हालांकि अभी सारी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार शिक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है, शिक्षा की जो पहुंच है वो बढ़ा रही है। तो मतलब लोग जो हैं वो शिक्षित हो करके, और सामाजिक परिवर्तन समाज में आ रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, सोशलाइजेशन का तरीका भी बदल रहा है। तो अब सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, और धीरे धीरे आए या तीव्रता से आए, लेकिन परिवर्तन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। साथ ही साथ एक नया जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के माध्यम से भी कई सारी चीज़ें अगर मतलब तुरंत से पहुंच जाती हैं। कोई भी विचार है, विचारों का परिवर्तन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी भौतिक रूप से परिवर्तन आएगा। तो जब इंटरनेट के थ्रू ही अमेरिका का विचार हो, चाहे दिल्ली का विचार हो, एक कहीं छोटे से गांव में पहुंच रहा है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोगों को वो चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में हम अमेरिका की चीज़ें दिखा सकते हैं कि अमेरिका के कृषक क्या करते हैं, या अमेरिका के लोग क्या करते हैं, या फिर दिल्ली के लोग क्या करते हैं। कैसे अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र का लोग शिक्षा पाने के लिए, अगर वो कर रहा है, या फिर कोई कृषक है, या फिर कोई मज़दूर का बेटा आईएएस बन रहा है, तो लोग स्ट्रगल देख कर के दूसरे का ही सीखते हैं। तो भाग्यवादिता जो यहाँ पे सबसे जो मैंने 12वां पॉइंट बताया, तो शायद इसमें कमी आएगी शिक्षा से, और अवेयरनेस बढ़ेगा इंटरनेट के थ्रू। तो ये था आज का पूरा जो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था भारतीय ग्रामीण समाज के जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।